क्या चीज़ है नार्सिसिज्म? मैं सही हूँ, मैं सही था और मैं सही रहूंगा। पता कैसे चला कि नार्सिसिज्म भी एक चीज़ है? यूनान की देवमालाई कहानियां जो हुआ करती थी, क्या ऐसे पॉइंटर्स हो सकते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें? खुद फिल्म चलाएंगे पूरी, एक्शन Right. मारधाड़ से भरपूर। गैस लाइट क्या होती है? आपकी वर्थ आप ही की नजरों में मैं गिरा दूं। नार्सिसिस्टिक पर्सन बन जाए, ऐसी क्या वजूहात हो सकती है? बचपन में दूध था, बड़े होकर क्या है ये दूसरे की वर्थ ऐसे लोग किस हद तक डैमेज कर सकते हैं? चुटकी काटे। यह मेरे कंट्रोल में है। वो तारीफ हमेशा मफाद होगा उसके, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। इस तरह के लोगों से डील कैसे करें फिर? अगर आपको ये एहसास हो कि आप गलत ट्रेन पे चढ़ गए, कोशिश कीजिए कि अगले स्टेशन पे उतर जाए। खुद परस्त और खुद पसंद में क्या फ़र्क है? अक्सर लोग जो औरतों से लड़कियों से फायदा उठाते हैं उनकी तारीफ करके उठाते हैं। हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? वो ये है। यूनान की देवमालाई कहानियां जो हुआ करती थी, एक बहुत खूबसूरत जवान हुआ करता था। उसको खुद लेकिन ये बात नहीं मालूम थी कि वो कितना खूबसूरत है। पता नहीं उस वक्त आईने होते थे नहीं होते थे, लेकिन वो एक दिन खूबसूरती की तलाश में निकला। चलते चलते वो झील के किनारे गया और वहां पर झील के पानी में उसको अपने चेहरे का अक्स नजर आया। तो जब उसने अपने अक्स को पानी में देखा, उसने कहा इससे खूबसूरत तो कोई है ही नहीं, दुनिया में सबसे खूबसूरत तो मैं हूं। वो इतना ज्यादा खुश हुआ, इतना उसको शौक पैदा हुआ कि वो अपनी जगह से हिला ही नहीं, और वो कन्वर्ट हो गया एक फूल में जिसको नरगिस का फूल कहते हैं। अक्सर झील के किनारे, पानी के किनारे जब हम ऐसे फूल देखते हैं तो आप गौर कीजिएगा कि उनका जो रुख होता है, जैसे सूरजमुखी का सूरज की तरफ होता है, इनका नीचे पानी की तरफ होता है। सो इस नरगिस के फूल से नरगिसियत यानी नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर निकला है। ये जो जवान था इसका नाम नार्सिसिस था। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ डॉगकास्ट। मैं डाइटिशियन माहा और हमारे साथ मौजूद हैं फिजिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर सैयद इकराम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम महा, आप कैसे हैं? वेलकम बैक। दोबारा हमारी एक It's a pleasure. पॉडकास्ट हो रही है। अच्छा सर, आजकल ना बहुत एक वर्ड सुनने को मिल रहा है, नार्सिसिज्म। तो उसके बारे में मुझे बताएं कि क्या चीज़ है नार्सिसिज्म? आपने दुखती रग पे हाथ रख दिया, और यकीन कीजिए मेरे पास इतनी क्यूरीज इस हवाले से आती हैं और अक्सर क्लाइंट्स भी डिस्कस करते हैं ये चीज़। हालांकि उनको मालूम नहीं होता कि वो जो डिस्कस कर रहे हैं, जो शिकायत कर रहे हैं किसी के भी हवाले से, वो बेसिकली इसी कैटेगरी में फॉल करती है। और मैं एक बात और आपको बता दूं कि नार्सिसिज्म जिसको आप कहते हैं, वो एक्चुअली वाकई एक मेडिकल रियलिटी भी है, एक साइकाट्रिक डिसऑर्डर भी है। राइट। यानी जिसको नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। सही। होता क्या है ये, इसके बारे में बता दूं। अगर मुख्तसरन हम बात करें महा, तो मैं सही हूं, मैं सही था और मैं सही रहूंगा। आप गलत थी, गलत हैं और हमेशा आप ही गलत होंगी। सही। मेरा कभी कोई फॉल्ट नहीं हो सकता और मैं कभी सॉरी नहीं कहूंगा। इसकी वजूहत पे हम बात करते हैं ऐसा क्यों होता है। लेकिन इसको आसान लफ्जों में, उर्दू में, मुश्किल उर्दू में नरगिसियत कहते हैं, आसान उर्दू में खुद परस्त यानी अपनी परस्तिश, अपनी वर्शिप करना। ये समझ रही हैं आप? तो जी, जी। इसको आप एक नार्सिसिस्टिक इंडिविजुअल या नार्सिसिस्ट या नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। सर, इसका बेसिकली बैकग्राउंड क्या है और ये डिस्कवर कैसे हो, मतलब पता कैसे चला कि नार्सिसिज्म भी एक चीज़ है? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल। मैं आपको थोड़ा सा ग्रीक माइथोलॉजी में लेना चाहूँगा, जिसको कहते हैं कि यूनान की देवमालाई कहानियां जो हुआ करती थी। आप डरिएगा मत, ये सकील मुश्किल उर्दू हो गई। लफ्ज़ सुन के। हाँ, सकील उर्दू हो गई। ये एक स्टोरी है यूनान, कदीम यूनान के हवाले से। उसमें कहते हैं कि एक बहुत खूबसूरत जवान हुआ करता था, और वो इतना खूबसूरत जवान था कि वो उसको खुद लेकिन ये बात नहीं मालूम थी कि वो कितना खूबसूरत है। पता नहीं उस वक्त आईने होते थे, शीशे होते थे नहीं होते थे, लेकिन वो एक दिन खूबसूरती की तलाश में निकला। चलते चलते वो झील के किनारे गया और वहां पर झील के पानी में उसको अपने चेहरे का अक्स नजर आया। तो जब उसने अपने अक्स को पानी में देखा, अपने चेहरे को, उसने कहा इससे खूबसूरत तो कोई है ही नहीं, दुनिया में सबसे खूबसूरत तो मैं हूं। और उसके बाद कहते हैं कि वो इतना ज्यादा खुश हुआ, इतना उसको शौक पैदा हुआ कि वो अपनी जगह से हिला ही नहीं, और आखिरकार वहीं बैठे बैठे उसकी डेथ हो गई। और वो कन्वर्ट हो गया एक फूल में जिसको Okay. नरगिस का फूल कहते हैं और इंग्लिश में डैफोडिल कहते हैं।
राइट। सो अक्सर झील के किनारे, पानी के किनारे जब हम ऐसे फूल देखते हैं तो आप गौर कीजिएगा कि उनका जो रुख होता है, जैसे सूरजमुखी का सूरज की तरफ होता है, इनका नीचे पानी की तरफ होता है। सही। सो इस नरगिस के फूल से नरगिसियत यानी नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर निकला है। ये जो जवान था इसका नाम नार्सिसिस था ग्रीक मैथोलॉजी में। ओके, तो उनके नाम पे बेसिकली निकल आया Exactly, ये निकला है। जी चीज़। जी। ठीक है। और अगर जैसे हम अपनी सराउंडिंग में देख रहे हैं किसी का बिहेवियर इस तरह का है, तो सर क्या ऐसे पॉइंटर्स हो सकते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें कि भाई ये शख्स नार्सिसिज्म का शिकार है? राइट। सबसे पहले तो वहाँ हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि आप, हम, हमारे घर, हमारी फैमिली, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे कोलीग्स में, हमारी वर्क प्लेस पे, हमारे क्लास में, जहाँ भी हम काम कर रहे हैं या रह रहे हैं, वहाँ पर कोई भी नरगिसी पर्सनैलिटी का हामिल हो सकता है या नार्सिसिस्ट हो सकता है या हो सकती है। ठीक। तो सबसे पहले तो ये तो घबराना नहीं है राइट, कि है तो अब मैं क्या करूँ, ये तो बीमार है। नहीं, तो एक बीमार आदमी से आप हमदर्दी करते हैं, राइट। लेकिन ये एक इशू है कि आप नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी वाले बंदे से या बंदी से जब हमदर्दी करते हैं तो उसका वो फायदा उठाते हैं। ठीक। हैविंग सेड दैट, पहचाना कैसे जाए? राइट। सबसे पहली चीज ये कि ऐसे लोग कभी भी अपना फॉल्ट तस्लीम नहीं करते, अपनी गलती नहीं मानते। इनमें आईना देखने की सलाहियत नहीं होती। कौन सा आईना? वो वाला आईना नहीं, वो तो रोज देखते हैं ये सेल्फ रिफ्लेक्शन। यानी आज मुझसे कोई गलत काम हुआ, गलती हो गई, आज मैं किसी पे मैंने गुस्से का इजहार किया, आज मैंने किसी को थप्पड़ मारा, किसी को गाली दी, ये इनके अंदर वो सलाहियत ही नहीं है कि बाद में ये पशेमान हो। और हमेशा ये चले, ये तो एक चीज हो गई ना कि मैं मेरी गलती नहीं है, ब्लेम दूसरे को देंगे। दे क्रिएट विक्टिम इन द ड्रामा दे क्रिएट ऑन देयर वेरी ओन। ये खुद ड्रामा क्रिएट करते हैं, खुद फिल्म चलाएंगे पूरी, एक्शन मार धाड़ से भरपूर, लेकिन उसमें मजलूम ये होंगे। अगेन मैं एक जुमला हमेशा कहता हूं कि मैं मजलूम हूं। अगर मैं बहू हूं तो मेरी ससुराल वाले मजलूम हैं, लेकिन मेरे भाई, उनकी भाभियां जालिम है लेकिन मेरे भाई मजलूम है, मेरे अम्मा अब्बा दोनों मजलूम है, मैं लेकिन बहुत। इसी तरह अगर बंदा है, मर्द भी हो सकता है जी। कि भाई बात के मेरे दुनिया के जितने मसाइल हैं वो तुमसे शादी करने के बाद शुरू हुए और इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, या मेरे जो बॉसेस हैं वो तो मेरा, उन्होंने आज तक मुझे अंडरस्टैंड नहीं किया, मुझे कोई समझता नहीं है, राइट। सो ये बेसिकली कि अपने आप को देख नहीं सकते, सेल्फ रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते, आईना देखने की सलाहियत नहीं होती, अपनी गलती का भी तस्लीम नहीं करते और दूसरे को गैस लाइट करते हैं। ओके। अब मैं आपसे पूछूंगी, गैस लाइट क्या होती है? राइट। सो गैस लाइटिंग का मतलब है GASLIGHTING। गैस लाइटिंग का मतलब ये है कि दूसरे को ये एहसास दिलाया जाए कि आज जो कुछ भी हुआ, चाहे मेरी गलती हो, जिम्मेदार आप हैं, आपकी वर्थ आप ही की नजरों में मैं गिरा दूं कि तुम्हारा बैकग्राउंड ऐसा है, तुम्हारा खानदान ऐसा है, तुम्हारा घर ऐसा है, तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, तुम क्वालिफाइड नहीं हो, वगैरह वगैरह। मिसाल दे रहा हूँ, इट कुड बी डिफरेंट फॉर द वर्क प्लेस, इट कुड बी डिफरेंट इन अ पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, वॉट एवर। द पॉइंट इज कि गैस लाइटिंग में आप ये करते हैं कि दूसरे बंदे को ये एहसास दिलाते हैं कि तुम बहुत छोटे हो, ना तुम्हारा कोई तजुर्बा है, ना तुम्हें कुछ आता है, और मैंने अगर कोई बुराई की भी है, मैंने आपको कोई सजा दी भी है, तो इसमें सारा कसूर आपका था, यानी वजह आप हैं। वजह आप है। इसको गैस लाइटिंग कहते हैं। तो नतीजतन बेसिकली वो बंदा वाकई ये बेचारा समझने लगता है कि यार वाकई मेरे अंदर ही फॉल्ट है, ये जो कह रहा है ना, ये तो कुछ ना कुछ तो सही होगा, मेरा ही कसूर है जिसकी वजह से ये मुझ पे गुस्सा कर रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है, रिपीटेशन अगर सामने वाले से ऐसी आ रही है बार बार एक चीज़ की, तो इसी तरह से फील होगा एक पर्सन को। एक तो ये वजह है, दूसरी वजह ये है वहाँ के गैस लाइटिंग लोगों को पता ही नहीं है, उनके साथ हो रही है, तो जब पता होगा तो वो एहतियात करेंगे ना कि यार ये तो गैस लाइटिंग हो रही है मेरे साथ, बिल्कुल, ये तो वो चीजें बता रहा है जो मैंने की ही नहीं है। आज जो टेबल पे रखा हुआ दूध बिल्ली पी गई, उसमें मेरा कसूर तो नहीं है, लेकिन वो घुमा फिरा के कहीं से ऐसे लाएगा कि तुम्हारा कसूर, कहानी ऐसी बन गई। दैट इज ठीक। तो यानी कि नार्सिसिस्टिक पर्सन जो होता है बेसिकली वो सामने वाले के इमोशंस को टारगेट कर रहा होता है, उसको इन्फीरियर फील करा रहा होता है। क्या इस तरह की? आप वर्थलेस हो, कोई तुम्हारे साथ गुजारा नहीं कर सकता, ये तो मेरी मजबूरी है, मैं कर रहा हूँ, मेरा बड़ापा है ये कि मैं कर रहा हूँ। अपनी अच्छाई और दूसरे को कमतर महसूस कराना। ठीक है। और कभी मिस्टेक नहीं मानेंगे, कभी भी मिस्टेक। अगर कोई मिस्टेक मान रहा है
जेन्युइनली और बार बार मान रहा है, गुस्सा कर रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है, लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है, बैड लैंग्वेज भी इस्तेमाल हो रही है, लेकिन मिस्टेक मान रहा है कि यार मेरी भी गलती थी, मुझसे भी गलती हो सकती है, वो नार्सिसिस्टिक बंदा या बंदी नहीं है। ये मैं बता दूं, ये फर्क है। यानी कि दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन वो नार्सिसिज्म का शिकार नहीं है। ठीक है। तो सर ऐसी बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ऐसी वजूहात एक इंसान की ज़िंदगी में बन सकती हैं जो उसको ये इस तरह का शख्स बनने पे मजबूर कर दे, यानी कि नार्सिसिस्टिक पर्सन बन जाए, ऐसी क्या वजूहात हो सकती है? सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बताऊं कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बादों का ये चीज़ जीन्स में आती है। अच्छा। बिल्कुल, जिस तरह और डिसऑर्डर्स आते हैं, बाइपोलर आता है, सीजोफ्रेनिया जीन्स में आ सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम आ सकती है, डायबिटीज़ आ सकती है, तो जीन्स में भी आती है। यानी अगर किसी के माँ बाप, नाना नानी, दादा दादी, फुप्पो खाला, मामू, चचा ताया वगैरह वगैरह। दूसरी चीज़ इन्वायरमेंट। अगर आप अपने जहाँ आप पल बढ़ रहे हैं, जहाँ परवरिश पा रहे हैं, तरबियत हो रही है आपकी, वहाँ पर कोई नार्सिसिस्टिक इंडिविजुअल है, इट कुड बी एनीवन, इट कुड बी योर ग्रैंड पेरेंट भी हो सकते हैं, अंकल आंटी भी हो सकती है, पेरेंट्स ही हो, वहाँ आप देख रहे हैं उसको। तीसरी चीज़ ट्रॉमा, यानी एक ऐसा बच्चा जिसने एक नार्सिसिस्टिक माँ को देखा है, अब वो उसको कॉपी करने की कोशिश करेगा सबकॉन्शियसली। बिल्कुल, क्योंकि उसके नजदीक नॉर्मल है नार्सिसिस्टिक होना, क्योंकि मेरी अम्मी तो यही करती थी तो मैं भी यही करूंगा या करूंगी, या मेरे अब्बू ऐसे करते थे तो मैं यही करूंगा। ये हो गई चीज। अच्छा, हैविंग सेड दैट, टोडलर्स, वो बच्चे जो छोटे होते हैं, इन्फेंट्स, बेबीज और टोडलर्स, 5 साल से कम उम्र, वो बच्चे खास तौर पे जो नौज़ायदा बच्चे होते हैं छोटे, वो भी नार्सिसिस्ट होते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई इसमें क्या कसूर है, लेकिन वो अल्लाह ताला नेचर की तरफ से उनको नार्सिसिस्टिक बनाया गया है टेम्परेरीली, वक्ती तौर पे। मिसाल, सब सो रहे हैं, 3 बजे भूख लगी, ऐसी की तैसी, उआ 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 रो कर वो उठाएगा, मुझे परवाह नहीं है आप कितनी गहरी नींद सो रही थी, पूरी 24 घंटे आपने लगा दिए मेरी खिदमत में, नहीं मुझे अभी फीड करवाएं, आई डोंट केयर, मुझे अभी चाहिए, सही देना पड़ेगा, राइट। मुझे अभी वॉशरूम की हाजत हो रही है, बताएंगे वो, मैंने अपने डायपर खराब कर दिया है, राइट। लेकिन वो अल्लाह ताला ने उनके अंदर ये चीज फीड की है क्योंकि वो बेजबान है। अगर जबान पाने के बावजूद भी वो अपना मसला, बड़े होने के बावजूद भी, वसाइल होने के बावजूद भी, तरबियत पाने के बावजूद भी, वो अगर अपना मसला दूसरे पे डाल रहे हैं, राइट, तो फिर उनको बेसिकली ये समझना पड़ेगा कि वही बच्चे की जो फीड थी ना कि मुझे दूध चाहिए, राइट, और मेरा डायपर चेंज करें, अब वो दूसरे की अपना ईगो जो है ना, उनको उस ईगो को फीड चाहिए, दूसरे के जज्बात को नीचे करके वो खाते हैं, दूसरे की सेल्फ वर्थ को खाते हैं, राइट। ये उनकी भूख होती है कि मुझे चाहिए। पहले ये बचपन में दूध था, और बड़े होकर क्या है, ये दूसरे की वर्थ, दूसरे की वैल्यू, दूसरे की औकात वो खाते हैं। ये तो बड़ी डेंजरस बात बता दी सर आपने। ठीक है, तो सर ये ऐसे लोग किस हद तक डैमेज कर सकते हैं? एक तो सोसाइटी के लिए भी एक डैमेज हो गया, और फिर जाहिर सी बात है जिन लोगों के साथ वो रह रहे हैं तो उनके लिए भी एक डैमेज क्रिएट हो रहा है। तो क्या 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 डैमेज हो सकता है उनके ज़रिए, और किस हद तक हो सकती है? देखिए, ये इनके पास जो सबसे ख़तरनाक टेक्निक होती है नार्सिसिस्टिक इंडिविजुअल्स की, सबसे पहले तो ये समझें कि ये पॉसिबल है कि एक बेचारे नार्सिसिस्टिक, बेचारा मैं कह रहा हूँ, उस आदमी या औरत के लिए आप बेचारा कह सकते हैं जिसको खुद नहीं पता हो कि नार्सिसिज्म होता क्या है, राइट। ये पॉडकास्ट जो हम कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं कि अगर कोई शख्स है वो ये सुन ले तो डेफिनेटली, बड़े बड़े हमारे हिस्ट्री में लोग मौजूद हैं कि लोगों ने अपने अपने फेथ चेंज कर लिए हैं, बिलीफ चेंज कर लिए हैं। देखिए, ट्रीटमेंट भी तो कोई होती है ना, जी बिल्कुल। तो सबसे पहले तशखीस करना ट्रीटमेंट है, लेकिन ये ख्याल रहे कि ये तशखीस नार्सिसिस्टिक इंडिविजुअल खुद नहीं कर पाएगा, और सबसे खतरनाक बात है जो उसको बताएगा ये उसी को बोलेगा, राइट। सो लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला वो है जो बंजर से बंजर जमीन में भी एक बारिश के कतरे से एक छोटा सा पौधा उगा सकता है, तो हमें मायूस नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। सो अगेन, ये डैमेज किस तरह करते हैं, आपके सवाल पे हम आते हैं। इनकी जो सबसे खतरनाक टेक्निक होती है नार्सिसिस्टिक इंडिविजुअल्स की, जी। वो होती है 2 P's। पहला है प्रेज, दूसरा है प्रोवोक।
इनको तारीफ चाहिए, राइट। नहीं आप सबसे अच्छे हैं, आपसे अच्छी लिखाई किसी की नहीं है, आपसे अच्छी ड्रेसिंग कोई नहीं करता, आपसे अच्छी गुफ्तगू कोई नहीं करता, आपसे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं है, आपसे ज़्यादा हैंडसम कोई नहीं है, और दुनिया में हसीन तरीन शख्सियत आप ही की है। ठीक, यह है प्रेज। लेकिन जब आपने प्रेज खत्म की, या आप प्रेज नहीं कर रहे, आप हर वक्त तो तारीफ नहीं कर सकते ना आप झूठी सच्ची किसी की, ये आपको प्रोवोक करेंगे, यानी नॉट लिटरली लेकिन चुटकी काटेंगे, कोई ऐसी बात करेंगे जिससे आपको गुस्सा आए। ठीक, राइट। इस चीज को याद रखिए कि आपका गुस्सा, ये जब आप गुस्से में इसको जवाब देंगी नार्सिसिस्टिक इंडिविजुअल को, वो आपको उससे ज्यादा सख्त जवाब देगा, लेकिन उसको अंदर से सेटिस्फाई हो रहा होगा। पूछे क्यों? क्योंकि उसको ये सेटिस्फेक्शन मिल रही होगी कि यार मैंने इसको गुस्सा दिला दिया, यह मेरे कंट्रोल में है। ये प्ले अराउंड करते हैं 3 C's पे। पहला कॉन्फ्लिक्ट, फड्डा, तजाद, झगड़ा, लड़ाई, डिस्प्यूट। ठीक, कॉन्फ्लिक्ट, राइट। मैं सही हूं तुम गलत हो, कॉन्फ्लिक्ट शुरू। दूसरा C है कंफ्यूजन। कभी कभार ये आपकी भी तारीफ करेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यार ये कल तो मेरे साथ इतना गुस्सा कर रहा था, अब तारीफ कर रहा है। लेकिन वो तारीफ हमेशा मफाद होगा, उसके पीछे कोई ना कोई फायदा होगा। ठीक है, अग्रीड। तीसरा C है कंसिस्टेंसी। आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये बंदा सुबह ऐसा था, शाम में ऐसा है, पल में तोला पल में माशा। यानी चले, एक बंदा अगर मुस्तकिल ड्राई है, या बंदी मुस्तकिल ड्राई है, आप अपनी राय कायम कर लेंगे कि मुझे इससे ऐसे डील करना है, ये तो रहता ही ऐसा है, शाम में ये ऐसे थे, दोपहर में ऐसे थे, रात में ऐसे हो गए। आप कंफ्यूज हैं, बंदा कंसिस्टेंट नहीं है, और हमेशा ईविल भी नहीं होते। ये कभी कभी ऐसे अच्छे अच्छे काम करेंगे बज़ाहिर दिखाने के लिए, कि चैरिटी दे देंगे, आपकी तारीफ कर देंगे, तो आप कहेंगे नहीं यार ये नार्सिसिस्टिक नहीं है, ये तो मेरी तारीफ कर रहा था। लेकिन अगेन द कीज के अपनी गलती कभी नहीं मानेंगे, कभी भी आपको राइटिंग में लिख के कुछ नहीं देते। ये हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट में अपॉइंटमेंट लेटर देने से डरेंगे, याद रखिएगा, क्योंकि इनको पता होता है कि गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं ये लोग, राइट। तो ये डरते हैं और उस चीज से जिससे पकड़े जाएं, ये सही, ये कोई भी चीज लीगैलिटी को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक, पर्सनल लाइफ में तो फ्रैंकली जब आप अगर अपने मियाँ बीवी एक दूसरे से डील कर रहे हैं, बच्चों से डील कर रहे हैं, तो वहां तो लीगैलिटी होती ही नहीं है ना, तो वहां आसानी से प्ले अराउंड करते हैं ये, राइट। ना कोई आपकी बात रिकॉर्ड कर रहे हैं वहां पे, अब आपने कल ये कहा था, आज आप बदल गए अपनी बात से। ठीक, सो ये सबसे खतरनाक डैमेज है कि ये इमोशंस को दूसरे के उस पर फीड करते हैं, और उसको बेसिकली बेचारे को कमजोर कर देते हैं। राइट। अपनी सेल्फ वर्थ, उसको अपने आप की को महसूस करता है दूसरा बंदा कि मैं तो बेवकत हूँ यार, जो भी है वो यही है, मेरा तो खानदान भी अच्छा नहीं था, मेरी तो सिबलिंग भी ठीक नहीं है, मैं खुद भी ठीक नहीं हूँ, बस दुनिया में जो भी अच्छाई वो इस शख्स में। सही बात की है आपने, बिल्कुल। और मैं आजकल का जो माहौल चल रहा है उससे रिलेट कर सकते हैं कि हो सकता है कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं। एक्सप्रेशन से लग रहा है कि आपके जहन में कुछ रील्स चल रही हैं, आप पता नहीं रिलेट करने की कोशिश कर रही हैं ऑन अ लाइटर नोट। जी जी, ठीक है। जी, जी। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, जैसे आपने चुटकी वाली एक बात की, तो उससे मुझे बिल्कुल वो वर्ड याद आ रहा था, जैसे हमारी अम्मियाँ कहती थी कि शोशा छोड़ दिया बस तुमने वाली। तो इस तरह के लोगों से सर डील कैसे करें फिर? राइट, बहुत अच्छा सवाल। एक बीमारी है, एक बंदा बीमार है, तो क्या उसको लात मार के निकाल दें? ऐसा तो नहीं हो सकता। और बाद औक़ात नार्सिसिस्टिक इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जिनसे आप कतई रहमी नहीं कर सकते। इंसान खुदा ना खास्ता क्या, अगर किसी की माँ नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी की हामिल है, या उसका जो बाप है वो खुद परस्त है, या उसका बहन भाई है ऐसे, या इवन लाइफ पार्टनर है, तो क्या खुदा ना खास्ता फ़ौरन ताल्लुक़ ख़त्म कर देंगे आप उससे? नहीं, आप सबसे पहले उससे इमोशनली डिटैच्ड होंगे। मैंने कहा फिजिकली डिटैच होने की बात नहीं कर रहा, सही, जज्बाती तौर पे अपने आप को अलहदा करेंगे, दस्तबरदार करेंगे, लेट गो करेंगे, बहस नहीं करेंगे उससे। ओके। मिसाल के तौर पे अब वो आपको टेक्स्ट कर रहा है या कर रही है, वेयर आर यू, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, मैं इंतजार कर रही थी या कर रहा था, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? आप इसका जवाब फौरन नहीं देंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे, रद्द अमल नहीं देंगे, तासुर का इजहार करेंगे, राइट, पॉज के बाद, फौरन नहीं। सही।
हालांकि दिल आपका भी बड़ा चाह रहा होगा फौरन जवाब दूं मैं इसको, ईंट का जवाब पत्थर से दूं, अगर इसने बुरा कहा तो मैं भी कहूं। आप अपनी जगह चेंज करें, वक्फा दें और उसके बाद मुख्तसर जवाब दें। किस तरह के जवाब? थोड़ा सा डिप्लोमेटिक खेलना पड़ेगा। सही है। यस, आई वॉज बिजी, आई विल टॉक टू यू लेटर, वी विल डिस्कस अबाउट इट, वी विल सी व्हाट वी कैन डू। मुख्तसर जवाबात, यस और नो नहीं कर रहे हैं आप ब्लैक एंड वाइट जवाब नहीं दे रहे। आप बेसिकली आप डील कर रहे हैं इस नियत के साथ कि मुझे ये जो चाह रहा है वो इसको नहीं देना है, वो आपसे कमिटमेंट चाह रहा है, वो आपसे प्रॉमिस मांग रहा है, वो आपको गिल्ट फील करवा रहा है, आप गिल्टी हैं, राइट? आप कह रहे हैं ठीक है, ओके। उसने कहा मेरे सारी प्रॉब्लम्स की बुनियाद तुम हो। फौरन जवाब नहीं दिया, बाद में दिया, वी विल डिस्कस अबाउट इट। या आप ये भी कह सकती हैं ओके, ऑल राइट, इस तरह के जवाब। ठीक, इससे इनको फिर और ज्यादा प्रॉब्लम होगी और गुस्से में आएंगे, क्योंकि उनको क्या चाहिए? आपकी अटेंशन। एग्जैक्टली। आपके एंगर पे वो फीड कर रहे हैं। याद रखिएगा, किसी भी चीज को खत्म करने का, कैंसर की मिसाल देता हूं जी। कैंसर सेल्स जब ट्यूमर बढ़ रहा होता है, रसौली बढ़ रही होती है, मल्टीप्लाई हो रही होती है, उसका बेहतरीन इलाज है कि उसको स्टार्व करवाएं, भूखा रखें उसको। जो चीज भूखी होती है इवेंचुअली मर जाती है वो, राइट? सो उसको वो ना दें जिसपे वो पल रहा है या पल रही है, राइट? वो पल रही है आपके रिएक्शन पे, उसको दे रिस्पॉन्स। सही। ठीक, ठीक है। इसके अलावा इमोशनल डिटैचमेंट हो गई। और ऑन ए स्पिरिचुअल नोट इस बात का ख्याल रखें कि आप दुआ और सब्र कभी भी ना छोड़ें, अल्लाह ताला से कनेक्शन रखें, क्योंकि वो बहरहाल अल्लाह ताला की मखलूक है। हर सर्कमस्टेंस में आप उसको नहीं छोड़ सकते। बाद औक़ात ऐसा होता है कि आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं एक जैपनीज प्रोवर्ब कहूँगा, बताऊँगा, ख़ास तौर पे जो नए शादीशुदा लोग होते हैं उनके हवाले से मैं कहूँगा कि याद रखिए कि आई एम नॉट सेइंग खुदा ना खास्ता कि रिश्ता ख़त्म कर दिया जाए फ़ौरन, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आपको ये एहसास हो कि आप गलत ट्रेन पे चढ़ गए, कोशिश कीजिए कि अगले स्टेशन पे उतर जाए, वरना जितना ज़्यादा सफ़र लंबा होगा टाइम भी ज़ाया होगा और कीमत भी बढ़ती जाएगी। गहरी बात कर दी सर आपने। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जापानीज प्रोवर्ब है। सो अगर फौरन एहसास हो गया है वर्क प्लेस पे शादी के बाद, और ये नहीं मैं कह रहा कि 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में आपने डायग्नोस कर लिया कि नार्सिसिस्टिक है, अल्लाह हाफिज़ मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज़, नहीं, ये बात नहीं है। जब आपने अच्छी तरह देख लिया, परख लिया, एक पैटर्न नोट कर लिया कि यार ये तो यही है और इस वक्त ये होने वाला है और ये इस वक्त ये यही करेगा या करेगी, बेहतर है कि आप उसको एहसास दिलाएं। और अगर उसको एहसास नहीं होता, और मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा, तो फिर राहें जुदा करनी चाहिए। मैं बड़ी सख्त बात कर रहा हूँ, वरना वो आपकी पूरी ज़िंदगी, पूरी नस्ल बर्बाद कर देगा या कर देगी। सही। लेकिन ऑफ कोर्स अगर कोई 20 साल हो गए, 22 साल हो गए, 25 साल हो गए, बच्चे हैं, तो फिर ज़ाहिर है बहुत मुश्किल है। फिर आपको उसके लिए सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं और अपने आप को इमोशनली डिटैच करके रखना पड़ेगा। कंप्रोमाइज़ करके अपने फ़राइज़ निभाएं, अटैच ना हो उसके साथ। आज इसने पूरा दिन मुझसे बात नहीं की, इट्स ओके, लेट इट गो, 10 बरदार हो जाए। अपने आप को मोहब्बत करने, अपने आप से मोहब्बत करना सीखें, जिसको सेल्फ लव कहते हैं। यही चीज़ें जो उसने आपसे निचोड़ ली है, घसीट ली है, चोरी कर ली है आपसे, आपकी सेल्फ बर्थ, अपने आप को हील करना पड़ेगा आपको। और उसके लिए ज़रूरी है कि वक्फा दें, हर चीज़ को का रिएक्शन नहीं देना है आपको जी। और ख़ुद भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, ऑब्वियसली, जाहिर सी बात है। इस तरह से आपको उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको होना है स्टेप लेने के लिए, तो बिल्कुल होना बिल्कुल पड़ेगा ऐसे ही है, आपको। बिल्कुल सर, आपने ऐसे ही। एक बीच में वर्ड कहा था खुद परस्त, एक और वर्ड भी सुनने में आता है खुद पसंद। जी जी, तो खुद परस्त और खुद पसंद में क्या फ़र्क है? बिल्कुल सही। खुद परस्त और खुद पसंद उर्दू ज़बान के लफ्ज़ हैं। अरबिक में खुद पसंद के लिए एक वर्ड यूज़ होता है उजब। अच्छा। अपने आप को पसंद करना, जैसे हम सब करते हैं। आज मैंने कोट पैंट पहना हुआ है, टाई वाई लगाई हुई है, बाल बहुत अच्छे बने हुए हैं, मैं अपने आप को अच्छा लग रहा हूँ, दैट इज़ ओके, राइट। और एक ये है कि मैं सबसे अच्छा हूं क्योंकि मैं हूं, यानी बगैर किसी फीचर के, भले मैं बज़ाहिर किसी खूबसूरती के क्राइटेरिया पे पूरा नहीं भी उतरता हूं या उतरती हूं,
उसके बावजूद मैं सबसे खूबसूरत हूँ। जब मैं किसी शादी में इंटर हो रहा हूँ, किसी पार्टी में, तो तमाम नज़रें मेरी तरफ होनी चाहिए। आज आपने मेरी तारीफ नहीं की, ये एक टेल टेल साइन है। सी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो खुद परस्त जो है वो अपने आप की परस्तिश करता है, इबादत करता है अपनी। उसका ईगो इतना इन्फ्लेटेड होता है, फूला हुआ होता है, राइट। जो खुद पसंद होता है उसको एक दो कमेंट्स मिल गया, वो खुश है, वो उसका फोकस फिर इधर उधर हो जाएगा, गुजारा हो जाएगा, उसका कोई मसला नहीं है। बल्कि कोई कमेंट ना भी मिले, बस यार मैं अपने आप को अच्छा लग रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, दैट्स ओके, ठीक। लेकिन इवेंचुअली खुद पसंदी भी आगे चलकर अगर बहुत ज़्यादा हो तो ये बुनियाद बन सकती है खुद परस्ती की। तो बेहतर है हम्बल रहें, पोलाइट रहें। इम्तिहान इंसान का पता है किस वक्त होता है? जब कोई आपकी तारीफ़ करता है, ख़ास तौर पे बसत एहतराम ख़वातीन के साथ। उनकी कमज़ोरी होती है, एक है उसमें अल्लाह ताला ने रखी है कि अक्सर लोग जो औरतों से, लड़कियों से फ़ायदा उठाते हैं, उनकी तारीफ़ करके उठाते हैं, और ये अच्छी लगती है उनको। बल्कि ख़वातीन माइंड करती हैं अगर उनकी तारीफ़ ना की जाए। आज मैं ब्यूटी पार्लर से तैयार हुई, लोगों की नज़रें मेरी तरफ नहीं थी, क्यों नहीं थी? आज मैंने ऐसी ज़बरदस्त साड़ी पहनी, क्यों नहीं? ये चीज़ जो है ना, ये बुनियाद हो सकती है ये खुद पसंदी, खुद परस्ती की आगे जाकर। तो इससे बड़ा मुहतात होने की ज़रूरत है। सही सही सर, आपने तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे पॉइंटर्स यहाँ पे डाले हैं, और इसी के हवाले से मैं उम्मीद करती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस हमारे प्लेटफॉर्म से लोगों को मिलेगी। और अगर आप भी अपनी सराउंडिंग में देखते हैं कि इस तरह के लोग मौजूद हैं, तो आप भी बता सकते हैं कि अगर आप किसी ऐसे केस से सफ़र कर रहे हैं या आपने देखा है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी रही आपके साथ। इट्स अ प्लेजर। वहाँ मैं एक टेक होम मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा। ज़रूर ज़रूर। वो ये कि हज़रत अली करमुल्लाह वजहो का इरशाद है, और बहुत मशहूर इरशाद है, कि जिसने अपने आप को पहचाना, अपने नफ्स को पहचाना, खुद को पहचाना, उसने खुदा को पहचाना। तो खुदी से खुदा परस्ती का सफ़र बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक ऐसा शख्स जो अपने आप को नहीं पहचान सकता, वो कभी भी खुदा को नहीं पहचान सकता। और खुदा से जो डिस्कनेक्ट है ना, ये जो डिस्कनेक्शन है अल्लाह ताला से, यही इंसान को मुतकब्बिर बनाता है, प्राउड बनाता है, और इवेंचुअली वो अपनी ही जहर में, अपनी ही आग में जल के ख़त्म हो जाता है। यानी नार्सिसिज्म एक ऐसा जहर है जो उसी बर्तन को जलाता है जिसमें वो मौजूद होता है। सो अपने आप को पहचानें, सेल्फ रिफ्लेक्ट करना सीखें, और फिर उस रास्ते के ज़रिए अल्लाह ताला तक पहुँचे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अगर इस वक्त, यानी कि राइट नाउ, अगर कोई नार्सिसिस्टिक पर्सन हमसे डील कर रहा है, तो हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो ये कि रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है। और रिस्पॉन्ड का पहला स्टेप है खामोशी। और अगर खामोशी, पॉज, वक्फा, गैप, क्वाइटनेस काम ना आए, फिर भी वो शख्स आपको अपनी नरगिसियत के ज़ेरे असर परेशान कर रहा है, तो उसका एक इलाज है जो अल्टीमेट इलाज है, उस वक्त फौरी इलाज, वो ये है। एक गहरी बात से यहाँ पे हम अपना एपिसोड एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ़ यू, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में।